कोई जुड़ा नहीं। आवाज आ रही है? आवाज सबको आ रही मेरी? नहीं आ रही? चलिए, तो कल हम लोगों ने मॉडल सेट 1 किया था। मॉडल सेट सेकंड विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान में भी बायोलॉजी के पर्टिकुलरली, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपके केमिस्ट्री वाले सर कराएंगे ही। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, और जिनके पास क्वेश्चन पेपर ना हुआ करे वो क्वेश्चन भी नोट कर लिया करे। ठीक है, बाकी तो हम डिटेल में समझा देंगे कि उसका आंसर क्या होगा या उसके जितने भी ऑप्शन है वो उनका क्या डिटेल होगा। लेकिन फिर भी अगर जिनके पास क्वेश्चन ना हो या क्वेश्चन पेपर नहीं है आपके पास मॉडल सेट जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम में इसमें से कोई एक क्वेश्चन मिले। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? इसके ऑप्शन है पोषण, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन, और डी है संवहन। उत्सर्जन आंसर होगा। तो शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में आएगी? उत्सर्जन। ठीक है, तो ये आएगी उत्सर्जन। ठीक है, क्योंकि देखिए पोषण में क्या होता है, पोषण का मतलब भोजन को ग्रहण करना, भोजन का पाचन करना, और जो अपचय पदार्थ है या जो पाचन के बाद जो भी सिंपल मॉलिक्यूल यानी सरल जो है अणु है उनको अवशोषित करना, ये कहलाता है पोषण। जबकि श्वसन का काम क्या है? श्वसन का काम है कि हम गैस को अंदर ले, ठीक है, यानी कि सांस ले, सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन मिलती है उस ऑक्सीजन से क्या करे? एनर्जी प्रोड्यूस करें, यानी कि एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण करें। उत्सर्जन का काम क्या है? उत्सर्जन का काम है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ शरीर में डेवलप हो रहे हैं या शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं उनको फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर किस में होता है? किडनी में होता है। तो वृक्क में वो फिल्टर होता है। कल हमने बताया भी था कि किडनी जो होती है वो बीन शेप होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद वो फिर बाहर निकल जाता है। तो वो तो एक यूरिन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, और अगला दूसरा तरीका क्या है? यूरिया के माध्यम से। ठीक है, संवहन क्या है? संवहन का मतलब ये है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, यानी रुधिर, रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन को एक जगह से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना संवहन कहलाता है। और ऑक्सीजन ही नहीं, हार्मोन्स है, भोजन है, जो भी अवशोषित करते हैं भोजन के रूप में हम, जैसे ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या माल्टोज है या ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, इन सब को बॉडी में
अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना, ये सब संवहन कहलाता है। तो संवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस। सर साफ नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? ये है, सर साफ नहीं दिख रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, तो सिर्फ तुम्ही को साफ नहीं दिख रहा, पूरी बाकी सबको साफ दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बोल रहे हैं उसको सुनिए, अगर नहीं दिख रहा है तो। कार्बोहाइड्रेट और डी है क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? या अब वो उसके ऑप्शन है जल की कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोहाइड्रेट की क्लोरोप्लास्ट। क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस जो मिलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो किसके टूटने से मिलती है? बताइए। जल को। जल। तो वो जल के टूटने से मिलती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने पढ़ी है, जब जैव प्रक्रम हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जो स्वपोषी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो उसमें बताया था C6H12O6 ये बनता है। तो ये कैसे बनता है? ये जब CO2 और वाटर ये मिलते हैं तब C6H12O6 प्लस O2 बनता है। ठीक है, 6CO2 6H2O और 6O2। ठीक है, तो इसमें यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकती है। और इसके साथ क्या चाहिए? क्लोरोफिल। तो जब ये वाटर टूटता है यानी कि जल टूटता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो यही पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो किसके टूटने से मिलती है? तो किसके टूटने से मिलती है? जल के टूटने से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा में
किस प्रकार का पोषण होता है? ए है स्वपोषी पोषण, बी है मृतपोषी पोषण, सी है परजीवी पोषण, और डी है प्राणी समभोजी पोषण। पोषण। तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणी संपोषी पोषण। संभोजी रे संभोजी। वैसे ये समपोषी होना चाहिए, समभोजी नहीं होगा। यस। ठीक है, समपोषी होता है, संभोजी नहीं। खुश। तो ये प्राणी समपोषी पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, जो कि सिर्फ एनिमल में होता है, यानी कि जो एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, वो प्राणी समपोषी पोषण करते हैं, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। देखिए सबको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन खुद बनाते हैं। जो मृत पोषी है जैसे कि कवक, वो सड़े गले पदार्थों पर भोजन करते हैं। और परजीवी जैसे कि कुछ जंतु हैं जो कि किसी के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, जैसे कि जूं है या फिर जोक है या फिर किलनी है, एस्कैरिस है, फेसियोला है यानी लीवर फ्लू, मलेरिया है, ये सब क्या है? परजीवी है। यानी कि ये किसी जीव के अंदर या बाहर उससे भोजन लेते हैं। या इसमें कौन सा हो जाएगा? मलेरिया। और मलेरिया पैरासाइट को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राणी संपोषी पोषण। अगला क्वेश्चन करते हैं। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? ए है टाइलिन, बी है टाइलिन एंजाइम। पेप्सिन, सी है ट्रिप्सिन, और डी है लाइपेज। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, तो लार में टाइलिन पाया जाता है। अच्छा, ये टाइलिन जो है इसका दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा? लाला रस। इसका एक और नाम होता है। लाला रस। हाँ, बताइए सर। लाला रस। लाला रस क्या है? लाला बनाता है क्या इसको? देखिए टाइलिन जो है वो लार ग्रंथि से निकलता है और लार में पाया जाता है, और इसका काम है जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में तोड़ना? माल्टोज में तोड़ना। ठीक है, यानी स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट
ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तोड़ देता है। कौन? टाइलिन। टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं। इसको एमाइलेज भी कहते हैं। अच्छा, पेप्सिन कहां से निकलता है? प्रोटीन से। पेप्सिन किस ग्रंथि से निकलता है या कहां पर मिलता है? बताइए। पेप्सिन, पेप्सिन किस डाइजेस्टिव अंग से मिलता है? पेप्सिन जो है वो आमाशय से निकलता है। कहां से? आमाशय से। और पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होती है उसको पेप्टाइड में तोड़ देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। और कहां पाया जाता है? आमाशय में। ठीक है। और आमाशय में इसलिए पाया जाता है पेप्सिन क्योंकि आमाशय में जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि कम होता है, 2 से 3 होता है। और एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि HCl वहां सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेप्सिन एक्टिवेट उसी पीएच पे होता है, और जब एक्टिवेट होता है तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन कहां पाया जाता है? या ट्रिप्सिन अग्न्याशय में। किससे निकलता है? ठीक है, तो ट्रिप्सिन अग्नाशय में निकलता है। अग्नाशयिक रस के साथ वो जो क्षुद्रार्थ होते हैं उसमें आता है। इसका भी काम सेम है। ये भी क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन। और ये अग्नाशय रस में पाया जाता है। लाइपेज कहां से निकलता है? लाइपेज बताइए। या लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज क्या करता है? वसा को पचाता है सर। हाँ, तो वसा को पचाता है, ये सही बात है। तो ये वसा को किसमें तोड़ता है? अम्ल और ग्लिसरोल में। हाँ, तो लाइपेज देखिए 2 जगह से निकलता है। आमाशय से भी निकलता है, उसको गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, और अग्नाशय से भी निकलता है, उसको पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये वसा को फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। ठीक है, आप इसके नाम से ही ध्यान रखिएगा। लाइपेज का मतलब लिपिड, लिपिड को तोड़े। क्या चीज? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके जैव प्रक्रम के हैं, इसका मतलब आपको जैव प्रक्रम अच्छे से तैयार करना है, आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में जरूर आएगा। उसके सारे क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए एनसीईआरटी बुक में वो सब लगा लीजिए। फिर है श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? इसके ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बी है फेफड़े में, सी है वायु कूपिका, और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए श्वसन प्रक्रिया जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है वायवीय और अवायवीय। ठीक है, अवायवीय का मतलब ये है कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज ना हो। ठीक है, और वायवीय का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो, जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना हो उसको अवायवीय कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रक्रिया होती है और दोनों अलग अलग जगह पे होती है। जो अवायवीय है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में टूटता है। ठीक है, तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है और नेट एटीपी 2 एटीपी का लाभ होता है। और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये होता है, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में। ठीक, इसको याद रखेंगे क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ ले, आपसे पूछ ले कि पायरुवेट अम्ल किस प्रक्रिया में मिलता है, तो बताएंगे ग्लाइकोलिसिस। ये पूछ सकता है कि पायरुवेट अम्ल किस जगह पे मिलता है, तो कोशिका द्रव्य में मिलता है। फिर ये पायरुवेट अम्ल वापस से CO2 और वाटर में टूट जाता है और ये प्रक्रिया कहलाती है क्रैब साइकिल।
क्रैब्स चक्र, ठीक है, या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक एसिड दोनों को मिला के टोटल जो है वो 30 एटीपी 30 एटीपी बनते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन करने का मुख्य पर्पस क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना, यानी एटीपी का प्रोडक्शन करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। तो जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है क्लोरोप्लास्ट, और डी है रंध्र। तो खनिज लवण और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है या संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, और फिर जाइलम के द्वारा क्या होता है? सर जाइलम ना वाटर को कैरी करता है। हाँ, जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम नहीं। सही कह रहे हैं। जाइलम जो है वो जल और खनिज लवण का संवहन करते हैं। अब कोई बताया था तो हम देखे नहीं। ठीक है, इसको जाइलम कर लीजिए, जाइलम होगा। तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? जो मतलब फूड जो तैयार होता है वो वहन करता है, संवहन करता है। तो जो भोजन होता है यानी खनिज पदार्थ नहीं, जो भोजन बनता है जैसे ग्लूकोज है जो पत्तियों में बन रहा है, अब वो पत्तियों से तनों तक या तनों से जड़ों तक वो कैसे जाता है? वो फ्लोएम के द्वारा जाता है। तो फ्लोएम से क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका संवहन होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, और रंध्र द्वारा क्या होता है? रंध्र द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन मतलब जो गैसों के आदान प्रदान होता है। तान होता है। और जो वाष्पोत्सर्जन होता है सर। हाँ, मेन क्या है? रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी जल जो है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, तो जो भी एक्सेस जल है या जो एक्स्ट्रा जल होता है या एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा वो भाप के रूप में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इस प्रक्रिया को करता कौन है? रंध्र करते हैं। ठीक है, तो हर के अलग अलग काम है। जाइलम के अलग काम है, फ्लोएम के अलग काम है, क्लोरोप्लास्ट और रंध्र के अलग काम है। जाइलम कई चीज से मिलके बनता है, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम ट्रैकीड्स, टीव ट्यूब। ठीक है, उसी तरीके से फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, तो अलग अलग चीजों से मिलते हैं, मिलके बनते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? जनन आवश्यक है सर, जनन। पोषण, श्वसन, जनन और नियंत्रण। तो कोई भी समष्टि या कम्युनिटी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? उसके लिए पोषण है कि जनन है कि श्वसन है कि नियंत्रण है? धीरे धीरे बोलो। तो इसका क्या होगा? जनन। जैसे कम्युनिटी है, अगर इंडिविजुअल की बात होती, कोई एक पर्टिकुलर एनिमल की बात होती या जंतु की बात होती, तो उसमें इंपॉर्टेंट होता श्वसन। पहले सुन लीजिए, अभी आपसे पूछा जाएगा तब आप बताइएगा। हम ये कह रहे हैं कि समष्टि, समष्टि का मतलब कम्युनिटी, ठीक है। और एक कम्युनिटी में कई सारी पॉपुलेशन होती हैं, ठीक है, कई सारे लोग होते हैं। अब उस पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीसीज होंगी और हर स्पीसीज के अपने अपने इंडिविजुअल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल की बात करें या एक मनुष्य की बात करें या एक जीव की बात करें या जंतु की बात करें, तो किसी अगर एक जीव की बात करें तो उसको अपना अस्तित्व बनाने के लिए तो सिर्फ श्वसन आवश्यक है। अगर वो श्वसन करता रहे तो उसका काम होता रहेगा, क्योंकि एटीपी बनता रहेगा। लेकिन अगर उसकी कम्युनिटी की बात की जाए, यानी कि उसकी स्पीसीज का सर्वाइवल की बात की जाए कि अगली स्पीसीज होगी कि नहीं होगी, या अगला जो है वो आगे के सालों में वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस कब आएगी? जब वो जनन करेगा और उसके अगली पीढ़ी आएगी, ठीक है, फिर उसके अगली पीढ़ी आएगी। तो बिना जनन के वो अगली पीढ़ी नहीं आएगी, यानी कि उसका अस्तित्व या उस पॉपुलेशन का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो एक पॉपुलेशन तब बनी रहेगी जब वो जनन करती रहेगी, वरना वो क्या होगी? एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम किसको होती है? जो पांडा है, पांडा बहुत कम जनन करते हैं, तो इसलिए उनका अस्तित्व तो इस समय खतरे में है, ठीक है। और कुछ स्पीसीज हमेशा जनन करती रहती हैं, एक साथ लाखों अंडे दे रही हैं, जैसे मच्छर है, तो उसकी स्पीसीज कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो जो जनन कर रहे हैं उनकी स्पीसीज में दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो जनन कम कर रहे हैं उनके सर्वाइवल में दिक्कतें होती हैं, यानी कि उनका अस्तित्व कभी भी खत्म हो सकता है। इसीलिए उनको क्या कराया जाता है? फिर कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है, यानी कि उनको कहीं पर पाला जाता है, फिर वहां पर जन्म करवाया जाता है और फिर उनका अस्तित्व जो है बनाए रखा जाता है। तो किसी कम्युनिटी को अपना, हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन? ऐसे ऑफ करो ना, काला कर दिया है। क्या चीज? तो इसका उत्तर क्या होगा? जनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया चित्र किस प्रकार का
जनन दर्शाता है। तो एक चित्र है इस तरीके से, और इसके भवन। अब इसके ऑप्शन है ए मुकुलन, बी है विखंडन, सी है द्विखंडन और डी है पुनरुद्ध भवन। क्या होगा इसका, बताइए भवन इसका। होगा, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन होगा। तो इसका क्या होगा, रीजनरेशन यानी पुनरुद्ध भवन। ये हमने कल भी बताया था आपको कि जैसे कोई जीव है, अगर वो डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो जितने भी टूटा हुआ पार्ट है वो अलग अलग जीव बना लेता है, उसको कहते हैं रीजनरेशन। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है, जब इसको 3 पार्ट में काटा गया तो हर एक पार्ट क्या करता है, एक नया एनिमल बना ले रहा है। उसी तरीके से मुकुलन क्या है, मुकुलन में क्या होता है, जो मुकुल तैयार होता है, जैसे हाइड्रा में एक छोटा सा मुकुल तैयार होगा, यानी कोई छोटा पार्ट जो है वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, फूलने के बाद वो क्या होगा, एक नया जीव बनाएगा जब वहां से टूट जाएगा। विखंडन जो है वो दो तीन तरीके का होता है, जैसे द्विखंडन, ठीक है, बहुखंडन। तो विखंडन में क्या होता है कि उसका जो न्यूक्लियस है वो कई पार्ट में भी टूट सकता है या 2 पार्ट में टूट जाए। अगर 2 पार्ट में टूटता है तो द्विखंडन कहलाता है, यानी बाइनरी फिशन। और अगर कई पार्ट में टूटता है तो मल्टीपल फिशन कहलाता है, जैसे कि कल हमने बताया था मल्टीपल फिशन के एग्जाम्पल। हाँ सर, जो नदी में शैवाल पाया जाता है ना, हरा हरा कलर का, हाँ, उसमें किस प्रकार का खंडन होता है? नदी में जो शैवाल होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल का मतलब है कि उसमें कई तरीके के स्पोर बनते हैं, ठीक है। यानी कि हमने जब इसमें 11th में बताया, 11th में नहीं, हाँ 11th में ही बताया था, जब अब आप लोग 10th में हो, 11th में डिटेल में है कि जो एल्गी है उसमें एसेक्सुअल होता है, उसमें गैमेट बनते हैं, आइसो। और गैमेट कैसे होते हैं, अगर एक तरीके के तो आइसोगैमी कहलाएंगे, अलग अलग तरीके के हैं तो क्या कहलाएंगे, एन आइसोगैमी कहलाएंगे। और अगर वो एग और स्पर्म बना रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, ऊगैमी कहलाएंगे। तो उनमें अलग अलग तरीके से मतलब एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ये जो तरीका है, ये तरीका क्या है, ये तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं यानी युग्मक बनते हैं, और एसेक्सुअल में गैमेट नहीं बनते। मतलब उसमें क्या होता है, कोई भी पार्ट टूट के या कोई भी हिस्सा टूट के क्या बना ले रहा है, एक नया जीव बना ले रहा है। तो इसमें मियोसिस नहीं होती, इसमें डायरेक्ट माइटोसिस होती है। और इसमें जो जीव बनता है वो बिल्कुल क्लोन होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है उसके शरीर में। जबकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जीव जो है वो अलग तरीके का बनता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो डीएनए है उनमें इंटरचेंज हो जाता है।
अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागण सर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शन है निषेचन, बी है परागण, सी है अंकुरण और डी है संलयन। तो इसका उत्तर होगा परागण, क्योंकि जो और परागण भी जो हायर स्पीड में उन्हीं में होता है। जो सिंपल प्लांट है जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, उनमें जनरली परागण नहीं होता है, या परागण के मेथड सिंगल एक टाइप का होता है, यानी कि जल द्वारा परागण होता है। और जो डेवलप्ड प्लांट है जैसे एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, इनमें कई तरीके से होता है, जैसे कि कीट द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है। तो परागण के बहुत सारे तरीके हैं। परागण का मतलब यह है कि जो परागकण है, यानी कि पॉलन, जो पॉलन ग्रेन होती है, उसको स्टिग्मा तक पहुंचाना। ठीक है, ये कोई फ्लावर का फीमेल गैमेट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, ये है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। तो जब ये एंथर जो है जिसके अंदर पॉलन होता है, तो ये एंथर जब यहां पहुंचेगा, जब ये पॉलन यहां पहुंचा तो एक पॉलन ट्यूब बना लेता है यहां से, और पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है, जो इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो स्पोर इसके अंदर पहुंचते हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ है ओव्यूल। ठीक है, मतलब ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है, और वो एग से आके फ्यूज होता है। तो फ्यूजन की प्रक्रिया, यानी एग जब पॉलन से फ्यूज होगा तो उसको कहेंगे निषेचन। ठीक है, यानी मेल गैमेट या मेल युग्मक या नर युग्मक मादा युग्मक से जब मिक्स होगा तो उसको कहेंगे फ्यूजन। अब फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद वो क्या बनेगा, सीड बनेगा। ठीक है, और यही सीड जब जो है जमीन पे पहुंचता है तो फिर ये अंकुरण करता है। ठीक है, अंकुरण का मतलब जब फेवरेबल कंडीशन होगी, जल मिलेगा इसको, ह्यूमिडिटी बढ़िया से मिलेगी, सॉइल मिलेगा, तो ये अंकुरित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। भ्रूण को मां के गर्भाशय कहाँ लिखे तो प्लेसेंटा। किस भाग से पोषण मिलता है? तो ये प्लेसेंटा, डिंब वाहिनी,
ग्रीवा प्लेसेंटा और अंडाशय। तो किससे मिलता है पोषण? प्लेसेंटा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है। प्लेसेंटा से मिलता है। अच्छा, तो जिसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो उसको प्लेसेंटा से मिलता है, लेकिन जिसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि जो मुर्गी का अंडा है, उसको कहां से पोषण मिलता है? हाँ, उसके में तो कोई प्लेसेंटा है नहीं, अंडा बाहर पड़ा हुआ है, फिर पोषण कहां से मिल रहा है? बताइए। चलिए इसको गूगल पे सर्च करिएगा या फिर कहीं पे देखिएगा कि कहां से उसको जो है पोषण मिलता है। जो अंडे बाहर होते हैं, जैसे जो अंडे शरीर के अंदर है, तो वो आगे फ्यूजन के बाद प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, और प्लेसेंटा से सारा जो खाद्य पदार्थ है वो लेते हैं, और जब वो डेवलप हो जाते हैं तो बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो शरीर के बाहर अंडे हैं, ठीक है, उनका जो है पोषण कैसे मिलता है, इसको आप ढूंढिएगा। तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस या मदर एंड इम्ब्रियो। इम्ब्रियो खैर नहीं कहेंगे, जब एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो वो फीटस कहलाता है, ठीक है। जब तक वो डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद जब तक इम्प्लांट नहीं हो जाता तब तक वो इम्ब्रियो है, और जैसे ही वो इम्प्लांट हो जाता है और मदर से फूड लेने लगता है तो वो फीटस कहलाता है, और कुछ महीने बाद वो फीटस क्या हो जाएगा? नियोनेट हो जाएगा, जब फर्स्ट टाइम वो बाहर डिलीवर होगा। तो डिंब वाहिनी क्या है? डिंब वाहिनी में इम्प्लांटेशन होता है, यानी यूट्रस में जहां पर कनेक्शन ये डेवलप होता है प्लेसेंटा, वो डिंब वाहिनी है। ग्रीवा क्या है? सर्विक्स है, यानी जो वेजाइना होती है उसके बाद जो ओपनिंग पतली सी होती है उसको ग्रीवा कहते हैं। अंडाशय कहाँ है? अंडाशय में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन जो होता है वो प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर हाँ बताइए। एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तो उसका मुट्ठी बंद क्यों रहता है? ये किसने बता दिया तुम्हें मुट्ठी बंद रहता है? हाँ, कौन सी किताब में सर्च किया था। कौन सी किताब में पढ़ा तुमने मुट्ठी बंद? हमने तो आज तक कोई किताब में नहीं पढ़ा। कोई पूछा था तो सर हमको भी नहीं पता है। हाँ, तो गलत पूछा ना, वो तो तुमसे मजाक कर दिया, तुम भी खुश हो गए। मुट्ठी कहाँ बंद रहती? वो हमेशा एक्टिव होता रहता है, कभी मुट्ठी खोलेगा कभी मुट्ठी बंद करेगा, ठीक है। अधिकतर जब बच्चा एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में नहीं रहता है तो डरा हुआ रहता है, ठीक है। तो जब डरा हुआ रहता है तो अपने शरीर को दबा के रखता है, इसलिए वो अधिकतर मुट्ठी बंद रहती है, ठीक है। जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में आता है, लोगों के एक्सपोजर में आता है, ठीक है, वो उसका डर वो निकलता जाता है, ठीक है। ये कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुट्ठी बंद रहती है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।